दोस्त, अगर आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म को 3 अल्फाज में सम अप करना हो तो वो क्या होंगे? वजूदी फलसफियों का मानना था कि हम दुनिया में फेंके गए हैं। थ्रोननेस एक हाइडेगर का इस्तिलाह है, जिसे हम बहुत से बाद में फलसफी अपनाते गए। सार्क के ख्याल में अबेंडनमेंट का आइडिया है। हम दुनिया में बगैर इंतखाब के आए हैं, लेकिन एक बार यहां होने के बाद ये हम पर है कि हम अपने एसेंस को, अपनी माहियत को तख्लीक करें। हम रूह के साथ पैदा नहीं होते, ना ही हमारे अंदर कोई तयशुदा चीज, कोई प्री डिफाइंड, कोई फिक्स्ड रास्ता मौजूद है, कोई ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी फिक्स्ड है, बल्कि हम तख्लीकी हस्तियां हैं। एक हकीकी जिंदगी गुजारना यही है, एक ऑथेंटिक जिंदगी गुजारना यही है कि हम अपने एसेंस को ऐसे तरीकों से तख्लीक करें जो हम खुद मुंतखब करें, जबकि ये तस्लीम करते हुए कि हम एक मुआशरे में रहते हैं और दूसरों के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। यही बात है कि जो एग्जिस्टेंस को प्रिसीड करती है एसेंस के ऊपर, यानी हमारा वजूद मुकद्दम है हमारी माहियत पर। और जब मैं ये कहता हूं कि हम अपने एसेंस को तख्लीक कर रहे हैं, या ये हम पर है कि हम अपने एसेंस को तख्लीक करें, तो मेरा मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर सार्थर अपनी किताब बीइंग ए नथिंगनेस में रैडिकल फ्रीडम, इंतहाई आजादी के बारे में बात करते हैं। हाँ, हम हमेशा ऑब्स्टिकल का सामना करेंगे, लेकिन ये हमारा इंतखाब है कि हम उन रुकावटों का सामना करें या ये फैसला करें कि हम इस पहाड़ को नहीं चढ़ेंगे या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। बाद में उन्होंने अपने नुक्ते नजर में थोड़ी बहुत नरमी पैदा की, और मेरा ख्याल है कि ये सिमंदी बुआ के असर की वजह से भी था। सिमंदी बुआ ज्यादा सिंपैथेटिक या रियलिस्टिक हैं या हकीकत पसंदाना नुक्ते नजर रखती थी। इस बात पर मुनहसर है कि उसे किस जाविये से देखा जाए। तो सिमंदी बुआ इस बात को तस्लीम करती थी कि हमारी आजादी के इस्तेमाल पर समाजी, मुआशी और तारीखी हदबंदियां मौजूद हैं, यानी सोशल और इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल लिमिटेशंस हैं। और इसको बयान करने के लिए लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सेडिमेंटेशन, यानी तहबंदी। सिमंदी बुआ का ख्याल ये है कि हम बड़े होते हैं और एक तरीके से एक दरिया की तरह कुछ जमा करते हैं। हम जिंदगी के तजुर्बात से गुजरते हैं और बहुत सी तहें जमा करते हैं जो ये तय करती हैं कि हम कौन बनेंगे। ये सार्थ के इस ख्याल से काफी रिसेम्बलेंस रखता है, मुशाबे है, कि हम अपने आमाल के मजमुआ हैं, यानी सम ऑफ आवर एक्शंस हैं हम। अगरचे ये तमाम आमाल किसी हद तक ये तय करते हैं कि हम आज कौन हैं, मगर यही सब कुछ नहीं है। हमारे ऊपर बहुत से मुख्तलिफ असरात होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो हमें मुख्तलिफ समतों में धकेलते और खींचते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं। शायद न्यूरल नेटवर्क्स और कुछ चीजें मुकर्रर हैं, लेकिन मेरे और वजूदी फलसफी के लिए ये सोचना कि हम बस ऐसे जिस्म हैं जो जिंदगी से गुजरते हैं, कुछ अफसुर्दा कुन है, कुछ मायूस कुन है। यही एक वजह है कि मुझे वजूदियत बहुत पसंद है, क्योंकि ये आजादी की वो विंडो खोलती है। ये कहती है कि हाँ, यकीनन हम पर ये सब असरात और दबाव हैं, प्रेशर्स हैं, मगर अहम बात यह है कि हम ये तलाश करें कि हम क्या इंतखाब कर सकते हैं, और ऐसे तरीके तलाश करें जिनके जरिए हम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल हासिल करें और वो इंसान बन सकें जो हम बनना चाहते हैं। तो ये वजूदियत के दूसरे 2 पिलर्स की तरफ ले जाता है ये ख्याल। मैंने ये खुद वजूदियत के 2 सतून ईजाद किए हैं माजरत के साथ, लेकिन वो अल्फाज जो मैं अक्सर सुनता हूँ, आजादी, फ्रीडम, उनमें से एक है, और हम इस पर बात कर चुके हैं और इसका एक अहम पहलू समझ चुके हैं। और दूसरा पिलर, सतून, ऑथेंटिसिटी है। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी एक अमल है, एक प्रोसेस है। अक्सर हम लोगों को ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, या लोग कहते हैं हाँ मैं वाकई ऑथेंटिक हूं, लेकिन तमाम वजूदी फलसफियों के लिए ऑथेंटिसिटी कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो आप अपने दीवार पर लटका सकें या ये कह सकें कि मैं अब ऑथेंटिक हूं, मैंने ये कर लिया,
मैंने अपनी रूह में वो एसेंस या ब्लूप्रिंट पा लिया, अब मेरे पास ये है और मैं बस इसे सुनूंगा, ये मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या चीज मुझे खुश करेगी। नहीं, वजूदी फलसफियों के नजदीक ऑथेंटिसिटी एक तख्लीकी अमल है। ये हमारी आजादी को अपनाना, ट्रांसेंड करना और इस बारे में इंतखाब करना है कि हम कौन बनना चाहते हैं। तो ऑथेंटिसिटी अपनी अपनी माहियत, अपने एसेंस को तख्लीक करने का अमल है। और इसका मतलब यह है कि एसेंस कोई चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, यू आर बोर्न विद सम एसेंस, बल्कि ये वो चीज है जो हम जिंदगी गुजारने के दौरान तख्लीक करते हैं। और जिस तरह हम अपनी जिंदगी की तहें जमा करते हैं, सेडिमेंट्स, और अपने माजी को बॉल एंड चेन की तरह पीछे खींच कर ले जाते हैं, लेकिन ये देखने का एक निहायत लिबरेटिंग, आजादाना और हौसला अफजा तरीका है। मेरे ख्याल में ऑथेंटिसिटी को देखना इसलिए अहम है क्योंकि इसका मतलब है, ठीक है, शायद आपने अपने माजी में ज्यादा ऑथेंटिक चॉइसेस नहीं की, लेकिन कभी भी देर नहीं हुई। हम हमेशा अपनी आजादी के इस खला, स्पेस ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और अभी फैसला कर सकते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। और जो बात मुझे ऑथेंटिसिटी में पसंद है, या जैसे कि वजूदी फलसफी कहते हैं, ये कि ये एक बड़ा चैलेंज है। और ऑथेंटिक इंतखाब करने के लिए सबसे अहम मयार यह है कि आप वाज़े हों, ल्यूसिड हों, कि आप क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये आपका इंतखाब है, या आप बस इसलिए ये कर रहे हैं कि दूसरों के दबाव की वजह से मजबूर हैं। क्या आप शादी कर रहे हैं क्योंकि आप वाकई शादी करना चाहते हैं, या बस इसलिए कि ये आपके खानदान और मुआशरे की तवक्को है और आप पर दबाव डाला जा रहा है। और ये कभी कभार वाकई मुश्किल होता है कि हम ये बता सकें कि आया कोई ऑथेंटिक तरीके से अमल कर रहा है या गैर ऑथेंटिक, इनऑथेंटिक तरीके से। और हकीकत यह है कि अक्सर हम ऐसे इंतखाब करते हैं जो तकरीबन बगैर गौर फिक्र के किए जाते हैं, प्री रिफ्लेक्टिवली, और हम इंसान के तौर पर तरक्की नहीं करेंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे अगर हम सिर्फ स्टेगनेंट की हालत, जमूद की हालत में रहें और अपनी जिंदगी में कोई बामानी फैसले ना करें। तो ऑथेंटिसिटी यानी एक मुसद्दिका जिंदगी बज़ाहिर ऑनेस्टी, ईमानदारी, या शायद सिर्फ सेल्फ ऑनेस्टी, खुद ईमानदारी, ये तर्जुमा मैंने खुद अभी सोचा है, से मुताल्लिक लगती है। ये ख्याल कि हमारे हकीकी अंदरूनी ख्वाहिशात और जो कुछ हम दुनिया के बारे में या दुनिया के सामने बयान कर रहे हैं, उनके दरमियान किसी तरह की हम आहंगी मौजूद है, अलाइनमेंट मौजूद है, और हम किसी काम को इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बिलाशुबा हम ईमानदारी और खुद ईमानदारी, सेल्फ ऑनेस्टी के ऊपर इसको मबनी समझते हैं, उसका हिस्सा है। लेकिन वजूदी फलसफियों के दरमियान इस पर इख्तिलाफ भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर सार्ट कहते हैं कि हम अपने आप के साथ ईमानदार होना अहम है, लेकिन दूसरों के साथ ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। और मेरे ख्याल में अपने आप के साथ ईमानदारी यानी ये सोचना कि आप कौन हैं, आप कौन बन गए हैं, आपने माजी में क्या इंतखाब किए, और ये गौर करना कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, ल्यूसिडिटी ये एक तरह की बसीरत है और इसको एल्बर्ट कामू ने बयान किया है और सिमोन दे बुआ ने भी इस आइडिया को इस्तेमाल किया है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए इन दोनों थिंकर के ख्याल में, सार्ट के ख्याल में, कि हम अपनी सूरत हाल के बारे में जितना मुमकिन हो वाज़े और बाशऊर हैं, ल्यूसिड हो, हम पर मौजूद मुख्तलिफ दबाव के बारे में शऊर रखें और इसी बसीरत के साथ इंतखाब करें, और साथ ही ये भी तस्लीम करें कि हमें हमेशा किसी भी सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होंगी, लेकिन हम बस ये कर सकते हैं कि सोचें, गौर करें और इस बात में वाज़े रहने की कोशिश करें कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि वजूदी फलसफी ये कहेंगे कि सबसे पहले वो ये नहीं कह रहे कि आपको लाजमी तौर पर ऑथेंटिक होना चाहिए, वो ये बता रहे हैं कि अगर आप जिंदगी को ऑथेंटिक तरीकों से तरतीब देंगे, ओरिएंट करेंगे उसे ऑथेंटिक तरीके से गुजारने पर, तो जिंदगी ज्यादा रिच, उसके अंदर डेप्थ होगी और ज्यादा फुलफिलिंग होगी, बामानी होगी। और दर हकीकत सार्थर ने खास तौर पे कहा, मैं ऑथेंटिक नहीं हूं, मैं सिर्फ दूसरों के लिए राह दिखा रहा हूं। और साथ ही ऑथेंटिसिटी ऐसी चीज नहीं है जिसका लाजमी होना जरूरी हो। मैं ये नहीं कह सकता अरे फराज यार तुम ऑथेंटिक नहीं हो, ये फैसला मेरे लिए नहीं है, यानी मैं जज नहीं कर सकता। ऑथेंटिसिटी के लिए ये है कि वो अपनी सूरत हाल के बारे में वाज़े होकर और गौर व फिक्र के जरिए खुद इसका अंदाजा लगाए कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। कोई भी शख्स यानी खुद ये तय करेगा, ये असेस करेगा कि उसकी जिंदगी कितनी ऑथेंटिक है। और खास तौर पर मेरा ख्याल है कि सनदी बुआ और हत्ता के सार्थ भी वो आजादी, फ्रीडम में बहुत दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उन्होंने ये भी जोर दिया कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही अहम है। इसमें दूसरों के लिए जिम्मेदारी भी शामिल है, क्योंकि अगर हम आजादी को अनरिस्ट्रेन छोड़ दें, बेकाबू छोड़ दें, तो ये हिडनिज्म, ऐश पसंदी या खुद गर्जी, ईगोइज्म के अंदर डिवॉल्व हो सकती है, यानी उसके अंदर बदल सकती है, और ये वजूदियत का मकसद नहीं है। ये जिम्मेदारी का पहलू वो इसलिए नुमायां करते थे क्योंकि वो एक ऐसे फलसफे की तख्लीक चाहते थे जो तस्लीम करे कि हमारे ताल्लुकात और दूसरों के लिए कुछ डेप्थ है, कुछ कर्ज है हमारे ऊपर। और आपने शायद दोस्तोफस्की का मशहूर कॉल सुना होगा कि अगर इफ गॉड इज डेड देन एनीथिंग गोस, अगर खुदा मुर्दा है तो सब कुछ जायज है। वजूदी फलसफी कहते हैं कि अगर खुदा मुर्दा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ जायज है। इसलिए वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा इखलाकी निजाम कैसे बनाया जा सकता है जो मजहब पर मबनी ना हो। और हकीकत यह है कि केरकेगार्ड के बारे में यहाँ पर थोड़ी देर रुककर मैं बात करना चाहता हूँ। वो जिंदगी के मुख्तलिफ दायरे बयान करता है, मुख्तलिफ स्फीयर्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। एक एस्थेटिक, एक जमालियाती दायरा है जहां आप जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, हल्की फुल्की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, ज्यादातर जिनसी ताल्लुकात कर रहे हैं वगैरह। ये जमालियाती दायरे की नुमाइंदगी करता है उसके ख्याल में, लेकिन उनका कहना है कि ये बामानी नहीं है। हाँ, इसमें कुछ मानी है क्योंकि ये एक खूबसूरत तर्ज जिंदगी है, लेकिन उनके मुताबिक हमें एक वजूदी इंतखाब करना चाहिए कि हम जिंदगी के इस दायरे में जहां हम तस्लीम करते हैं कि हम दीगर लोगों के साथ रहते हैं। लिहाजा उनकी किताब ईदर और में एक रिकमेंडेशन है, एक सिफारिश ये है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और वो कहते हैं कि शादी हमें आजादी, हमारी आजादी को बढ़ाती है, क्योंकि ये हमें इस्तेहकाम और मुस्तकिल मिजाजी का एहसास देती है। अगर आप जानते हैं कि आपका पार्टनर आपका साथ देगा, वो सपोर्टिव है, तो ये हकीकत में आपको आजादी देती है कि आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकें। तो ये ख्याल भी मौजूद है कि हमारे पास सिर्फ आजादी नहीं है और हम ऑथेंटिसिटी की को तलाश करते हैं, लेकिन एक रिबेलियन, एक बागीपन का भी एक बहुत मजबूत किरदार है इस फलसफे के अंदर। यानी हमारे मुआशरे के खराब ढांचे और उसकी तवक्कुआत, रिवायत, एक कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग या मामूल के तरीके के खिलाफ मुजाहिमत करना। और मैं यकीनन तसव्वुर कर सकता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत अहम है और यही चीज उनकी जिंदगी को मानी देती है। लेकिन मैं ये भी तसव्वुर कर सकता हूँ कि कुछ दीगर लोगों के लिए खुशी, तकमील और इत्मीनान, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट एक नौकरी हासिल करने, घर का खर्चा लाने, खुशगवार खानदानी जिंदगी गुजारने, हफ्तावार खेल देखने वगैरह में पाई जाती है। और बस यही सब कुछ है। वो वाकई बागी बनना नहीं चाहते, वो मयार के मुताबिक, उन नॉर्म्स के मुताबिक, उसूलों के को पसंद करते हैं। बोर्जुआ या वजूदी फलसफी के नजदीक ये ख्याल है कि वो गलती कर रहे हैं या ये ठीक है कि वो ऐसा ना हो, ऐसे ना हो। सबसे पहले मेरा ख्याल है
कि सिमरन बुआ ये कहेंगी कि आपको अपनी जिंदगी जैसे भी आप चाहते हैं आजादाना तौर पर जीने का हक होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने सर को रेत में छुपाकर दुनिया के मामलात से अलग हो जाते हैं तो आप जिंदगी के एक बड़े हिस्से से महरूम हो रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि वो कहती थी कि इंसाफ कभी भी जुल्म के अंदर पैदा नहीं किया जा सकता। उनका नुक्ता ये है कि अगर हम अपने लिए आजादी और ऑथेंटिसिटी का एहतराम करते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी उसका एहतराम करना चाहिए, वरना हम मुनाफिक बन जाते हैं। और वो हमें ये चैलेंज देना चाहती थी कि हम सिर्फ खुद को हाइड ना कर लें, बल्कि हकीकतन दुनिया में शामिल हों और देखें कि दूसरों पर किस तरह जुल्म हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोग अपनी आजादी इस्तेमाल करने से महरूम हैं, अपनी जिंदगी को आजादाना तौर पर जीने के इंतखाब से महरूम हैं। और अगर हमारी आजादी मजलूम लोगों की आजादी की कीमत पर आती है तो वो समझती हैं कि ये गैर मुस्तकिल और इंतहाई मसला खेज है, एक प्रॉब्लमैटिक बात है। तो जब तक दुनिया में जुल्म मौजूद है, बागीपन, रिबेलियन और ऑथेंटिक होने के सफर का एक अहम हिस्सा मौजूद रहेगा। क्योंकि असल में जो कुछ वो करना चाहती थी वो ये था कि दुनिया की बुनियादों को इंसानी आजादी पर दोबारा तामीर किया जाए। तो सिमरन बुआ वो ज्यादा इनफरादी इंडिविजुअलिस्टिक समझे जाने वाले नजरिए से आगे ले जाना चाहती थी एग्जिस्टेंशनलिज्म को, ये कहकर के हाँ दूसरे लोग ना सिर्फ हमारे लिए अहम हैं कि हम अपने आप को समझ सकते हैं, बल्कि हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात और मेल जोल इंसानियत और मुआशरों की सेहत पर असरअंदाज होते हैं जिनमें हम रहते हैं। और वो इस तस्वुर को एक आला सतह पर ले जाना चाहती थी। अगर दूसरे लोग दुनिया में जुल्म और आजादी की कमी को मौजूद रहने देते हैं और इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते तो किसी हद तक वो इसमें कॉम्प्लिसिट है, शरीक है। वो यही बात कहती हैं। खुदा हाफिज।